नमस्कार दोस्तों, विमर्श मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं हिम्मत सिंह। बीजेपी के पास हारी हुई बाजी को जीतने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए और बीजेपी कांग्रेस जो है जीती हुई बाजी को कैसे हार गई, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट विघ्नेश झा जुड़ गए हैं। शुक्रिया ये मौका देने के लिए। और बहुत ही अहम मुद्दा है, जहां तक मुझे लगता है कि पूरे देश को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस एक अच्छी बढ़त बनाएगी, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया, परिणाम उल्टा आया। और इसमें बाकी पहलुओं के साथ जो नकारात्मक पहलू हैं या विपक्षी पार्टियों के द्वारा लिए गए जो कदम हैं, उनके अलावा कांग्रेस ने खुद भी एक कई सारी कमियां रखी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आए। तो बाकी पहलुओं को छोड़ के मुझे लगता है कि उन कमियों पे चर्चा करना चाहूंगा मैं। पहले आप जी, तो कुल मिला के एक प्रॉपर कहिए कि विधिवत एक शुरुआत कर रहे हैं आज एक चर्चा का। चर्चा यही है कि आज पांचों राज्यों के चुनाव आ गए, आए थे और आज मिजोरम का भी आ गया है। मिजोरम में भी जैसी उम्मीद थी कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी, लेकिन वहां भी एक नई पार्टी ZDM या तो वो बढ़त बना के आगे बढ़ गई है। जी। तो सबसे पहले दो तीन सवाल हैं कि आप चूंकि कांग्रेस को देखते रहे हैं काफी करीब से, जी। तो इस जितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जी। वो क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा भी परिणाम आ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल जिस प्रकार की मीडिया से खबरें आ रही थी, तो हम उसको ही सही मान के बैठे थे। जहां जहां हम लोगों ने जमीन पे नहीं जो चीजें हम लोगों ने देखी और जहां जहां से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे खबरें आती थी, वहां कुछ शंका जरूर थी। हालांकि एक बात मैं पहले बताना चाहूंगा कि मिजोरम का तो अभी परिणाम आना बाकी है, और क्या वोट परसेंटेज रहे हैं इस पे हम लोग ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है। दूसरी बात है कि जो मिजोरम का रिजल्ट है, उसमें एक समुदाय विशेष के प्रति दूसरे समुदाय का जो व्यवहार रहा है मणिपुर में, या मणिपुर की जो घटना है, वो उससे प्रेरित है। इसीलिए इस परिणाम की तो अपेक्षा की जा रही थी। हालांकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस भी 6-8 सीटों पे रहेगी, 6-8 सीटें लेके आएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसकी वजह है एक मणिपुर की घटना का, मणिपुर की घटना का असर। जो भाजपा समर्थित पार्टी थी,
उसके भी सीट 10-11 ही हैं जहां तक मुझे लग रहा है मिजोरम में। अब आते हैं बाकी 4 राज्यों पे। तो जो बाकी 4 राज्यों के परिणाम आए हैं उसके वोट शेयर का आंकड़ा आया और आपको जान के हैरानी होगी कि वो आंकड़ा बहुत नकारात्मक नहीं है बल्कि सकारात्मक है। पूरे 4 राज्यों को मिला करके जो भाजपा का वोट शेयर है, भाजपा को जो वोट्स आए हैं वो 4 करोड़ 83 लाख के आसपास हैं और जो कांग्रेस को वोट आए हैं वो 4 करोड़ 90 लाख के आसपास है। ज्यादा है इसका। हाँ, भाजपा से ज्यादा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि उन राज्यों के चुनाव, खास कम से कम 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बढ़त बनाएगी। हालांकि कांग्रेस ने बढ़त तो नहीं बनाई, लेकिन जो वोट शेयर है वो कांग्रेस ने बरकरार रखा। अगर कुछ गलतियां राज्य स्तर पे नहीं हुई होती या नहीं की जाती तो एक कांग्रेस की कुछ खामियां भी हैं जिसको बड़े खुले मन से स्वीकार करना और उसके उसे सुधारने के दिशा में कदम उठाने की उम्मीद रखना, ये भी एक सकारात्मक पहलू है और मुझे लगता है कि ये हमें करना चाहिए। जी, अभी ये तो हो गया वोट शेयर का मसला। एक तो बीजेपी जिस पिच पे खेलती है, जी जी जी, वो पिच है उसका खास करके हिंदुत्व का, जी जी, जो एक ब्राह्मणिकल, जो पूरा मोडस ऑफ ऑपरेंडी या जो भी आप उसका नाम ले सकते हैं। जी जी जी, और कहीं कांग्रेस भी थोड़ा लिबरल बनके उस पिच में घुस जाती है और उसका कुछ फायदा तो नहीं होता, उल्टा जो इसके जो कोर सपोर्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी तो वही है। तो क्या ये भी कुछ मामला रहा क्या? बहुत अच्छा सवाल रहा आपका ये। इनफैक्ट मैं 2-3 मिनट का टाइम चाहूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जो मुझे लगता है, मैं क्योंकि मैं पत्रकार हूं नहीं, एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ता अधिक रहा हूं, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था संविधान में है, जिनकी आस्था मिली-जुली संस्कृति में है, जिनकी आस्था विभिन्न भाषाओं के बीच एक मीठा संबंध, विभिन्न जातियों, प्रजातियों, भौगोलिक स्थितियों, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बीच एक संतुलन का जो माहौल हम लोग देखते आए हैं बचपन से, और संवैधानिक संविधान के दायरे में, एक संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में जो देखते आए हैं, जो बहुत अच्छे से चल रहा था आजादी के बाद से अब तक, जो जिसे बहुत अच्छे से चलाया जा रहा था, उसको किस तरह से वो बिगड़ा, उसमें भाजपा का जो रोल है, उसमें भाजपा की जो भूमिका है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन उसमें कांग्रेस कहां तक बही, कहां तक बह के गई, कहां तक और किस स्तर पे कॉम्प्रोमाइज हुए, ये जानना भी अहम है। और शायद मेरी नजर में
यही कारण भी है इस जो ये परिणाम है इसका। तो मैं 3 पॉइंट्स में इसको रखना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश की जनता ने पहला संदेश दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने पहला संदेश दिया है कि उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड नहीं चाहिए कांग्रेस की तरफ से, जो आप परिणाम में देख रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड इसलिए नहीं चाहिए कि एक तरफ तो हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाले ऑलरेडी परेशान कर रहे हैं उन लोगों को, ऑलरेडी उन लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं जो धर्मनिरपेक्षता वाली संस्कृति के हैं। जी जी जी। जिन्हें हिंदुत्व चाहिए वो तो पहले से बीजेपी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन जिन्हें हिंदुत्व नहीं चाहिए, अगर उन्हें भी आप सॉफ्ट हिंदुत्व परोसते हैं जी जी, तो वो उन्हें ग्राह्य नहीं है। वो उन्हें ग्राह्य नहीं है कि उन्हें किसी भी प्रकार का हिंदुत्व परोसा जाए। वो अपने पुरानी संस्कृति में जो हर चीज को समाहित करती थी वो उसका रिप्रेजेंटेटिव ढूंढती है, उसका प्रतिनिधि ढूंढती है। और ऐसे में 2 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश अहम है, तो इन 2 राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व का जो की सोच के साथ उतरना राज्य के नेतृत्व के लिए सही नहीं रहा, घातक रहा, और उसको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। पहला ये था। दूसरा स्पष्ट संदेश मुझे दिखता है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जो पुराने चेहरे जमीन पे उतारे गए, उसमें युवा, दलित, आदिवासी, ओबीसीज, महिला, इन सब का प्रतिनिधित्व कम था, जो कि राहुल गांधी जी के विजन से और कांग्रेस नेतृत्व के विजन से मेल नहीं खाता था। मैंने राहुल गांधी जी का इसलिए नाम लिया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करके वो एक सर्वमान्य नेता के तौर पे स्थापित हुए, और उनका जो विजन है उसे लोगों ने पसंद किया। तभी उनके साथ लाखों लोग पूरे देश में चलते रहे। तो जो विजन वो रख के आए जनता के साथ सामने, और जो जिस तरह का राज्यों में स्थानीय जो नेतृत्व है, हाँ, वो जिस तरह से राज्यों के नेतृत्व ने अपने कैंडिडेट्स को रखा, तो वो मेरे ख्याल से उन दोनों के बीच तारतम्य नहीं था। और तारतम्य नहीं होने की वजह से जनता ने पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि जो सीट्स आए हैं कांग्रेस के, मेरे ख्याल से वो भी इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी जी के विजन की स्वीकार्यता रही है जनता में,
वरना मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो कुछ और आना था, इससे भी जी एकदम सही कह रहे हैं, इससे भी बदतर होना था। क्योंकि हाँ, और तीसरा मैं रखना चाहूंगा कि हिंदुत्व के साथ कमलनाथ जी सीधे खड़े नजर आए। वो बाबा बागेश्वर के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उस दलित लड़के के साथ खड़े नजर नहीं आए जिसके साथ बागेश्वर बाबा के भाई ने दुर्व्यवहार किया था, गाली गलौज और मारपीट पता नहीं क्या किया था। तो उसके प्रति संवेदना प्रकट करने नहीं गए। तो एक प्रकार से वो जो सवर्णवादी व्यवस्था जो जिसका प्रमोशन भाजपा करती है, उस व्यवस्था को अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी व्यवस्था नहीं है। मैं इस परिणाम को बहुत सकारात्मक मानता हूं, और इसीलिए मानता हूं कि शायद अब कांग्रेस नेतृत्व इस बात को समझ के और जो सांगठनिक ढांचा है कांग्रेस का, उसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए सोचेगी। क्योंकि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जाना है। यह भी स्पष्ट कर दूं कि यहां कांग्रेस की बात इसलिए हो रही है कि जो हाँ जी, मैं इसमें 2-3 चीजें आपसे लेके आ रहे हैं। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी, मुझे तो इसमें 2-3 जी एक तो जो ओबीसी वाला जो कार्ड है कांग्रेस राहुल गांधी का, एक तो वो पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, जहाँ 100,000 2,000 के नीचे जो मार्जिन से कांग्रेस की सीटें गई हैं, एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जहां मार्जिन कम होता है वहां तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि जो नेतृत्व है खास करके मध्य प्रदेश में या राजस्थान में तो हमेशा सचिन पायलट और गहलोत के बीच में काफी रहा है, घमासान हमेशा बनी रही है। तो एक तो नेतृत्व सांगठनिक संकट है। तीसरा, इंडिया अलायंस का जो मसला है उसमें मुख्य भूमिका कांग्रेस की है, और कहीं कांग्रेस में वो कई लोगों का मानना है कि जैसे ही उनको पता लगा कि हम तो यहाँ जीत ही रहे हैं, तो एक एरोगेंसी भी दिखाई देने लगी, और अलायंस के पार्टनरों के साथ वो एक अच्छा व्यवहार शायद देखने को नहीं मिला। चाहूंगा कि एक बात आप रखें तो ज्यादा बेहतर हो। जी जी जी, ये देखिए, इसमें 2-3 सवाल हैं। तो पहला तो ये है कि जो राजस्थान का मामला है, वो मामला कुछ ऐसा नहीं है, वो नेचुरल परिवर्तन का मामला है। इनफैक्ट इससे पहले जो क्योंकि वहां 1 by 1 का एक मेथड चलता है, तो पिछली बार जब कांग्रेस हारी थी तो 21 सीटों पे चली आई थी। इस बार शायद 70 से अधिक है। तो राजस्थान, अच्छा, दूसरी बात यह कि जो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच घमासान की बातें होती है, तो उससे बहुत ज्यादा घमासान तो भाजपा के अंदर थी। इनफैक्ट भाजपा किसी चेहरे के बगैर उतरी थी वहां पे। वसुंधरा जी के चेहरे को
उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे पेश भी नहीं किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों से मुझे ये फीडबैक मिला था कि उनका मानना था कि अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए। तो वो परंपरा के साथ कुछ लोग गए। जहां तक मध्य प्रदेश और कमलनाथ जी की बात है, और अखिलेश यादव जी की बात है, तो शायद मुलायम सिंह यादव जी के मित्र रहे हैं कमलनाथ जी, लेकिन फिर भी कैमरे पे या जनता के बीच ये संदेश नहीं था कि मुलायम सिंह जी के मित्र रहे हैं। वो तो अखिलेश को एक बेटे की नजर से देखते हैं, इसलिए शायद उन्होंने बहुत फॉर्मल होकर के बात नहीं की थी। तो जनता के बीच जरूर ऐसा संदेश गया था जो सकारात्मक नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से कुछ फर्क पड़ा है। हाँ, समाजवादी पार्टी के चुनाव में उतरने से जरूर फर्क पड़ा होगा। अभी आकलन होना बाकी है। हो सकता है ये पता चले कि जहां जहां कांग्रेस 1000-1200 वोटों से हारी है, वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट से का जो को 1200, 1500 या 2000 मत मिले हो, तो ऐसे बहुत जगहों पे हो सकता है, और अच्छे खासे जगहों पे हो सकता है ऐसा। लेकिन फिर भी एक जो बाइपोलर चुनाव की दिशा में भारत बढ़ रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ, उसमें किसी पार्टी के लिए पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरना, स्ट्रैटेजी में समस्या होना, स्ट्रैटेजी अच्छी ना बना पाना, या सांगठनिक फ्रंट पे बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करना, नहीं करना, ये अफोर्डेबल नहीं है। ये इसका मतलब तो ये है कि जो साउथ में कांग्रेस है, चाहे वो कर्नाटका की हो, चाहे वहां की जो क्या बोलते हैं सांगठनिक रणनीति या तमाम चुनावी रणनीति में कांग्रेस के ही, बाकी तो हम दूसरों को तो छोड़ दें, कांग्रेस के ही जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो ज्यादा जुझारू होके ज्यादा चुनौती के रूप में लेके काम करते हैं। वो शायद इधर आते आते वो एक तरह से उदासीनता का मामला है, या कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी में एक होता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में तो लोग सोचते हैं कि भाई जो पहले से है उसी को किया जाए। तो ये मतलब हिंदी बेल्ट और देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, देखिए जहां तक मेरा मानना है कि बहुत तरह की खबरें आई अनियमितताओं की, कहीं बैलेट बॉक्स पोस्टल बैलेट बॉक्स खुले पाए गए, कहीं ईवीएम गायब पाई गई, और ये तो स्पष्ट है कि जो भी पार्टी जहां भी भाजपा के
खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी है जो उनसे लड़ रही होगी चुनाव, उसे सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना होगा, उसे भाजपा के साथ चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, ब्यूरोक्रेसी और न्याय व्यवस्था से भी लड़ना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि न्याय व्यवस्था की तरफ से जो भरोसा हमें मिलना चाहिए, भारत के नागरिक के तौर पे, भारत के मतदाता के तौर पे, या भारत के जनप्रतिनिधियों या कार्यकर्ताओं के तौर पे, वो हमें अब न्याय व्यवस्था से भी नहीं मिलती। हाँ, वहां से अच्छे शब्द मिलते हैं, अच्छे वचन को तो कहा जाता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहां से उठ रहा है। हाँ, उनसे भी अच्छी बातें कुछ सुनने को जरूर मिलती हैं, लेकिन लोगों का भरोसा अब दिखता जा रहा है। सॉरी, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दिशा को देख करके कुछ निर्णय आ रहे हैं, ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। ब्यूरोक्रेसी, आप देख पा रहे होंगे कि ब्यूरोक्रेसी, खैर ये पहले भी था लेकिन इस कदर नहीं था। पहले भी ब्यूरोक्रेसी राज्यपालों रूलिंग पार्टी के साथ, हाँ, रूलिंग पार्टी के साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, लेकिन इस कदर का सॉफ्ट कॉर्नर या फिर इस कदर का प्रेशर, सॉफ्ट कॉर्नर की जगह प्रेशर वाली बात आ गई है कि वो होता हो। लेकिन फिर यहां भी इसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। आपका सवाल, दूसरा पहलू क्या, पक्ष क्या था सवाल का? दूसरा तो ये था कि एक तो सांगठनिक वाला जो था मसला, हाँ, जो लोक हितकारी जो कानून नियम बना रही है कांग्रेस, कहीं ये शासक वर्ग के लिए खतरा तो नहीं उत्पन्न हो रहा कि किसी भी तौर पे, किसी भी तरह से इसको पलट दिया जाए? ये आपने एकदम टारगेट पे हिट किया है कि देखिए, ये थोड़ा मैं वक्त लेना चाहूंगा इसके लिए। ये बहुत ही अहम सवाल है। हाँ, बहुत ही अहम सवाल है कि ये जो हिंदुत्व वाली विचारधारा चली है 8-9-10 सालों से, इसके पीछे जो ताकत काम कर रही है वो कौन सी ताकत है? क्या वो सचमुच सनातन धर्म के प्रति, जो शासन में है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या वो सचमुच सनातन धर्म के प्रति संवेदनशील है या सनातन धर्म के बारे में जानते भी हैं? मुझे इसमें डाउट है। लेकिन वो आज सनातन धर्म का चेहरा बने। मेरे ख्याल से इसके पीछे जो लॉबी काम कर रही है, बहुत ही सत्ता पाने का एक शॉर्टकट के जैसा मिल गया है उन्हें। जो लॉबी काम कर रही है वो है कॉर्पोरेट लॉबी। अब आप संबंध देखिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बाल बच्चे आप अब कॉर्पोरेट्स में नौकरियां पा रहे हैं। कॉर्पोरेट्स जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का ध्यान रख रही हैं, नेताओं का भी ध्यान रख रही हैं, और जो राजनीतिक चंदे हैं वो किसी एक पक्ष में जाता है जिसके पास सत्ता पाने का शॉर्टकट है, भले ही उसे सनातन का सा नहीं पता हो। हमने एक वो तो एक गाय है जो वोट दे रही है। हाँ, वो एक गाय है जो रोज दूध देती है और अच्छा खासा दूध देती है, इसलिए उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो एक
पूरी तरह से नए व्यवस्था का निर्माण हुआ है, जिसे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल मंच पे इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। सोशल ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मोदी जी ने भी किया था पार्लियामेंट में। हाँ, इसको अलग शब्द अगर इसके लिए इस्तेमाल करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह सकते हैं, कि कॉर्पोरेट ऑन टॉप, वो शीर्ष पे रहेगा, वो अपने राजनीतिक एसोसिएट्स के साथ मिल करके ब्यूरोक्रेसी और मार्केट पे कंट्रोल करेगा। दरअसल खेल तो सारा मार्केट पे कंट्रोल का है। और अगर देखिए, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक व्यवस्था है। साजिश शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा अभी, वो जब फैक्ट्स लेके आऊंगा तब साजिश शब्द इस्तेमाल करना उचित होगा। दो कांग्रेस अभी दो है, मतलब एक तरह का पुरानी वाली कांग्रेस है और एक राहुल वाली कांग्रेस के रूप में लोग देख रहे हैं। राहुल वाली कांग्रेस जहां जहां लोग अपना रहे हैं वहां वहां तो एक बढ़त बन रही है, जीत बन रही है। एग्जैक्टली। तो क्या कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है या कांग्रेस से ही लड़ रही है? ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस इसको मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जो विचारधारा है, हालांकि वो सबसे पुरानी विचारधारा है, जो आजादी के बाद के बीच में, हाँ, जो आजादी के बाद महात्मा गांधी या आजादी के वक्त महात्मा गांधी और नेहरू, पंडित नेहरू ने एक जो व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता लिया था, जो हाँ, जिसे बाबा साहब की मेहनत से जो संविधान एक इंक्लूसिव संविधान का निर्माण हुआ, और उस संविधान को दिशा देने के लिए जो इन लोगों ने एक व्यवस्था का निर्माण किया। इनफैक्ट अभी विश्व गुरु शब्द बहुत प्रचलन में है, तो विश्व गुरु तो पंचशील के सिद्धांतों के साथ पंडित नेहरू थे। उसके बाद फिर कोई विश्व गुरु हुआ नहीं। तो ये जो लड़ाई है, मैं इसे इस शब्द में कहना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी के विजन का जो विजन लेस हो चुकी थी लगभग कांग्रेस की कांग्रेस का एक धड़ा जो विजनलेस हो चुका था, या विजनलेस लोगों का उसमें इंक्लूजन हो चुका था, उसके साथ राहुल गांधी जी की लड़ाई है। बीजेपी कोई बहुत बड़ा, भले ही वो कितनी भी विशाल पार्टी हो, भले ही उनके समर्थक कितने भी हों, लेकिन वैचारिक फ्रंट पे तो वो शून्य है। तो वहां उनसे लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो कांग्रेस में एक सुविधा भोगी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है, उसके साथ राहुल गांधी जी के उस विजन की लड़ाई है जो अब जनता के हाथ में व्यवस्था सौंपना चाहती है, प्लस जनता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती है जिस पे खड़े होकर के या जिस पे चल के वो एक डेवलप्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें शायद। नहीं, एक तो ये मतलब सवाल पे सवाल है। एक सवाल था इंडिया अलायंस का जो मसला था,
और 4 राज्यों का एक तरह से एक सेमी फाइनल या कहिए कि एक रिहर्सल था छोटा, जिसमें और सारा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर ही आ गई। आपकी आवाज हाँ अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही, अब आ रही, आवाज आ रही है क्या? जी 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 अब आ रही। एक जो जो सवाल मैंने शायद बीच में वो क्रम में छूट गया है, मैंने एक ही बार 3-4 सवाल कर दिए, इसलिए भी दिक्कत हो गई। एक जी तो जी वो था कि इंडिया अलायंस बना है, इसकी मुख्य धुरी तो कांग्रेस है, जी 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 और कांग्रेस, हाँ कांग्रेस में भी जो राहुल का जो एक पूरा विचार है, एक समझ है, और एक पूरे को मतलब कई बार क्या होता है, कांग्रेस लगता है कि हम तो बहुत आगे हैं, तो मेरा केवल ये कहना है कि जो इंडिया अलायंस है, और जी 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 दो चीजें हैं, मतलब एक तो जिस तरह का फासिस्ट स्टेट है या बनता जा रहा है, अनस्टेबल, आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ ये आपके इंटरनेट में कुछ समस्या आ रही है शायद। हाँ थोड़ा सा करता हूँ। हाँ अब आ गई। आ गई ना? हाँ 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 जी ये मेरी बेटी कर रही है, ठीक है ठीक है। आवाज जी आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, जी 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 बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है? है। हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हाँ अब शुरू करते हैं। जी 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 एक तो ये तकनीकी जो मामले हैं उसका एक बड़ा खतरनाक पहलू यह है कि कब कहाँ धोखा दे जाए, इसको तो अब एडिट में हम लोग काट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो सवाल आप फिर बिल्कुल। वहीं शुरू करते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग का ही मसला है। एक जी तो ये कह रहा हूँ कि जब इंडिया अलायंस की जब बात हो रही है, तो इवन जी एक बड़ा मोर्चा बनाने की बात हो रही है, जी जी तो मोर्चे में जो राहुल गांधी जिस आइडिया को लेके आ रहे हैं, जी एक तो उसके प्रति कितनी सहमति है। यदि सहमति नहीं होगी तो शायद हम एक बेहतर मोर्चा या एक बड़ी लड़ाई हम लड़ नहीं पाएंगे, या अपने जो अलायंस हैं उनको हम साथ में, तो ये नहीं कहीं एक बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है क्या? नहीं मुझे ये दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इंडिया अलायंस बनी, वैसे अभी भी मीटिंग चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के दफ्तर में ही चल रही है इंडिया अलायंस की बैठक। आज है? हाँ आज चल रही। जी जी तो ये मुझे इसलिए दिक्कत नहीं इसमें नजर आ रही है कि बहुत देर से अलायंस का निर्माण हुआ, और निर्माण होने के साथ ही विधानसभा चुनाव आ गए। जी जो अलायंस का निर्माण हुआ था वो लोकसभा को ध्यान में रख के हुआ था, जी 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 और विधानसभा में एक ना उस पर बातचीत हो पाई, ना सहमति हो पाई, और अचानक से जो है वो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये विधान सभा के नतीजों में भी और लेकिन एक चीज आपको तो मानना पड़ेगा कि चाहे बीजेपी जैसी पार्टी है, जी उसके नगर पालिकाओं के चुनाव तक में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हाँ हाँ गृह बिल्कुल मंत्री जी जाते हैं, तो बिल्कुल वो तो हर चुनाव एक हाई पिच पे ही लड़ती है। जी एक मतलब उसके लिए ये नहीं है कि लोकल गेम है तो हम जो है छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा, या हल्के में लेते हैं। वो हर चुनाव को उसी तरह से लेते हैं जैसे लोकसभा का चुनाव हो। बिल्कुल तो कहीं ये एक तरह की गलतफहमी, ये जो अलायंस के जो पार्टनर्स हैं या इवन कांग्रेस के बीच में, कि
केवल स्थानीय छत्रपों को के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि भाई आप तो यहाँ के मालिक हैं, आप ही देखिए जैसे लड़ना हो। वहां नहीं होता है। वहां तो मतलब केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव में भेज दिया गया, चुनाव मैंने विधानसभा का चुनाव लड़वाया। बिल्कुल। तो ये जो पूरा एक स्ट्रेटजी है, आप समझ सकते हैं कि जिसको लोग कहते हैं चुनावबाज पार्टी, तो वो दिखाई देती है हर जगह, लोकल से लेके और नेशनल तक। इसमें भी कोई कमी या इस तरह की समझ या लग रहा है कि नहीं चलो जी हम सब मिल गए हैं, 60-70% हम लोग अकेले हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो भारी पड़ेंगे। लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं वो टूट जा रहे हैं जी। तो ये इस पे थोड़ी सी क्या रणनीति बनाने की जरूरत? देखिए हिम्मत भाई, बहुत ही गहरी बात है ये, लेकिन क्योंकि सही बात है कि नगर पालिका के चुनाव तक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वगैरह जाते हैं। दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू ये है कि चुनाव जीतने के लिए अपने आप को झोंक देना एक अच्छी बात है, लेकिन इसका एक और पहलू है, और उससे चुनाव में जीत भी होती है, लेकिन इसका एक और पहलू है कि जो गवर्नेंस है और जो चुनाव है वो दो अलग अलग चीजें। गवर्नेंस के पहलुओं पे ध्यान नहीं देना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जनता के लिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो उस फ्रंट पे है। लेकिन ये जो सेक्युलर फ्रंट है, ये जो इंडिया गठबंधन है, इनका पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि आप बीजेपी को या किसी भी विपक्षी पार्टी को जिसके साथ एक धार्मिक सेंटीमेंट को जिन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ हो, कॉर्पोरेट को जोड़ा हुआ हो, और पूरी जो देश की व्यवस्था है उसको तोड़ के उन्होंने अपने खाने में किया हुआ हो, अपने कब्जे में किया हुआ हो, तो वैसे ताकत से लड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है, और ये 60-70% वाला जो वाली जो धारणा है, ये ठीक है कि 70% आपके साथ होंगे, या 62% या 64% जो भी हैं, 66, वो आपके साथ होंगे, लेकिन वो उन्हें साथ लेने के लिए आपको उन्हें एक क्लियर रोड मैप देना होगा। अगर क्लियर रोड मैप हम नहीं दे पाते हैं उन्हें कि हम अगले 5 साल में क्या करना चाहते हैं, उनकी शंकाएं भी बहुत सारी होंगी, उनका भी समाधान जरूरी होगा कि कैसे हम साथ में मिलकर चला पाएंगे कि नहीं, पहले हमने चलाया है कि नहीं, या और भी बहुत सारी शंकाएं होंगी। तो उनका निवारण अगर सही समय पे सबने मिल के नहीं किया, तो फिर से वो फिरका परस्त ताकतों को आप सत्ता दे देंगे, और जो बच्ची खुची चीजें भी देश में हैं, बच्ची खुची चीजें भी जो देश में हैं, चाहे वो नीतिगत स्तर पे हो, चाहे वो जमीनी स्तर पे हो, चाहे वो हमारी सरकारी संस्थानें हों। नहीं, लेकिन ये आप तो सही कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस और इलेक्शन, लेकिन अभी जो 8-9 सालों से दिखाई दे रहा है एक पहलू की गवर्नेंस और इलेक्शन दोनों एक दूसरे में मिला दिए गए हैं। और जैसे ही गवर्नेंस का इतना ही मामला होता है कि चुनावी वर्ष में कुछ आपको
वो डाल दिए जाते हैं 6,000, 2,000, 1,500, कोई लाडली योजना के नाम पे, कभी उसके नाम पे। और आप योजना ये भी बनाते हैं कि 5 साल, अगले 5 साल तक हम 5 किलो अनाज वाला जो कार्यक्रम है। दूसरे यदि कुछ कर रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये कुल मिला के अब यही रह गया है कि आप चुनावी साल में या चुनाव के ठीक 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आप डाल दीजिए और वोट बटोर लीजिए। तो हाँ, तो ये भी कितना लंबा चलेगा। और दूसरा यह है कि अब स्ट्रेटजी भी बदलने की जरूरत है कि नहीं है। मतलब खास करके कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, चुनाव भी वही लड़ रही थी, तो सवाल उसी पे ज्यादा आएगा। बिल्कुल। हाँ जी जी, देखिए स्ट्रेटेजी तो हमें बदलने की जरूरत है ही। और आप उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास एक पकी पकाई खिचड़ी है, ये भी थोड़ा मिला दिया, ये भी थोड़ा मिला दिया, और आखिर में हर चुनाव से पहले खिचड़ी को गर्म किया, उसमें थोड़ी सी और घी डाल दी, थोड़ा सा और कुछ मसाला डाल दिया, का छिड़काव कर दिया और परोस दिया। और वो खिचड़ी, उस खिचड़ी का स्वाद जो है वो जनता को पता है, वो उसे ले लेती है चुनाव के टाइम में। भले ही जनता ना समझ पा रही हो या फिर हम समझा नहीं पा रहे हैं। दरअसल इसमें जनता की गलती हम नहीं दे सकते, लोगों की गलती नहीं दे सकते। ये राजनीतिक दलों का कर्तव्य होता है कि वो उन्हें समझाएं कि वो खिचड़ी, बार बार गर्म की हुई खिचड़ी, भले ही उसका टेस्ट कुछ भी अभी आ रहा हो, वो इतनी पुरानी हो गई है कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है और वो हानिकारक भी हो सकती है, हानि भी कर सकती है। तो ये जो गवर्नेंस में धर्म मिला देना, उसी में चुनाव मिला देना, उसी में कॉर्पोरेट्स का हित मिला देना, उसी में कई और चीजों को मिला देना और जनता को थोड़ा सा मटर का छिड़काव करके दिखाना कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो मुझे वोट दे दो। तो वो चीज कितनी हानिकारक है ये बताने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। कांग्रेस के कंधे पे जिम्मेदारी है। कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सांगठनिक स्तर पे एक रूपता दिखा के, क्योंकि इस चुनाव ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि एक राज्य ऐसा था, उसे मैं नॉर्थ साउथ के बीच में नहीं देखता, मैं नॉर्थ साउथ के तौर पे नहीं देखता हूं, हिंदी बेल्ट और नॉन हिंदी बेल्ट के तौर पे नहीं देखता हूं। वो रह गया था सवाल, इसलिए उसे भी इसी में बता दिया कि वो एक ऐसा स्टेट था। ये पूरे का पूरा चुनाव एक एक्सपेरिमेंट के जैसा आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो नजर आए। 2-3 स्टेट्स में, 3 राज्यों में कांग्रेस के ही छत्रप थे, जबकि चौथे जगह पे राहुल गांधी जी ने जिम्मा अपने हाथ में लिया और एक नए युवा चेहरे के साथ वो जोश से मैदान में आए। देखने की बात यह है कि तेलंगाना ही ऐसा राज्य था जहां पे कि कांग्रेस की बात शुरू में नहीं हो रही थी। पिछले 3-4 महीनों में कांग्रेस ने वहां पे अपने कैंपेन के जरिए बीआरएस को हराया। तो वही चीज इन राज्यों में भी की जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही छत्रपों को, जो अपने राज्य इकाई के जो चेहरे थे, उन्हीं को आगे बढ़ने दिया, उनको ही निर्णय लेने दिए। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में से जनता का रुझान स्पष्ट हो जाता है कि जो राहुल गांधी
जी जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कांग्रेस को, उस दिशा के साथ जनता जुड़ाव महसूस कर रही है। लेकिन जो लोकल छत्रप जो राज्य के नेतृत्व हैं, वो जो थोड़ा सा मिश्रण करके सॉफ्ट हिंदुत्व का या किसी भी तरह के इतने से भी लेश मात्र भी अगर सांप्रदायिकता का मिश्रण होता है तो जनता उसे पसंद नहीं कर रही। जनता बहुत स्पष्ट है इस मामले में कि उन्हें, जहां तक राष्ट्रीय या फिर राज्य के बड़े इलेक्शनों का, मतलब विधानसभा चुनाव का मामला हो, तो जनता बहुत स्पष्ट है कि उन्हें जो एमएलए कैंडिडेट चाहिए, जो विधानसभा का कैंडिडेट चाहिए, वो भी ऐसा चाहिए जो उनके क्षेत्र में काम करे। उन्होंने बहुत कई इलाकों में जो ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा यह है कि बीजेपी के साथ आरएसएस है। जी। और आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है बीजेपी। इसके अलावा उसके सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके आनुषंगिक संगठन हैं जो अपने अपने तौर पे काम कर रहा है। जी। और मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा चैलेंज है, जो एक पार्टी शायद यदि कांग्रेस या इंडिया अलायंस को भी यदि काम करना है, तो आपके भी हजारों तौर तरीके, हजारों सांगठनिक ढांचे खड़ा करना, और वो सेकुलर बेस्ड यदि वो सेकुलर बेस्ड कहिए या इवन कहिए कि संवैधानिक जो मूल्य हैं, जी। हाँ, तो उस पे खड़ा होके यदि कुछ बनता है तो वो कहीं कुछ सुगबुगाहट दिख रही है, या फिर से कुछ अनपॉपुलर होने का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अनपॉपुलर हो जाए, तो हम, हालांकि अनपॉपुलर होते होते भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आ देती है या मैनेज कर ले जाते हैं। बीजेपी में वो क्षमता है, आप में नहीं है। जी। तो ये एक उनके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी के साथ। जी, इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे, या ये मान लिया जाए कि बीजेपी जो है अब अजय पार्टी है, अब उसको कोई हरा नहीं सकता। जी, अच्छा सवाल है आपका। आवाज आ रही है? देखिए, इसका जवाब आपने खुद दिया था कि कांग्रेस नेतृत्व और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिन्होंने पद छोड़ के और भारत भ्रमण को प्राथमिकता दी, तो वो भी पैदल पदयात्रा, तो उन्हें ये स्पष्टता है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है और कितनी मेहनत करनी है, कितना परिश्रम करना है उस बड़े सांगठनिक ढांचे से लड़ने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए, वो उन्हें एहसास है। और ये स्पष्ट दिखता भी है, जनता के साथ भी उनका कनेक्ट बन गया। जनता भी इस बात को समझ रही है, उनकी जो विचारधारा है उसके साथ जनता का समर्थन भी है। लेकिन आपने जैसा कहा था कि राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो कांग्रेस के उस तबके से है जो सुविधा भोगी है, या फिर भाजपा की तरह वो भी एक सत्ता पाने का शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं या तलाशते रहते हैं, या शॉर्टकट लेकर के बैठे हुए हैं। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सत्ता हासिल करके भी यदि आप
जनता को वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप देना चाहते हैं और जो जनता चाहती है कि आप दें, तो वो ज्यादा बड़ा फेल्योर होगा, ज्यादा बड़ी समस्या होगी इससे कि पहले आप अपने सांगठनिक ढांचे को ठीक करें और एक मत हो कि हमें जनता को ये देना है और ये देने की बात करके हमें आगे बढ़ना है। जी जी। जैसे आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने आदिवासी अधिकारों की बात की और बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया, लेकिन दो राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चलिए थोड़ी बहुत समस्या थी, बहुत नहीं थी उस फ्रंट पे, लेकिन कुछ मैगजीन्स ने, कुछ न्यूज चैनलों ने उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया था और समस्या तो थी, उसको निपटाना छत्तीसगढ़ सरकार का काम था। मुझे नहीं पता कि उसने कितना रोल प्ले किया, लेकिन उसने भी किया। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय आदिवासी अधिकार पार्टी के नाम से शायद, तो उनके साथ राजस्थान में उनके साथ कांग्रेस, हाँ, ट्राइबल पार्टी ऑफ इंडिया है शायद। हाँ, एक जगह ट्राइबल पार्टी ऑफ इंडिया, एक जगह बाप है वो, हाँ, साउथ अधिकार पार्टी कुछ ऐसा ही नाम है उनका। हाँ, वो भारतीय ट्राइबल संघ है या कुछ नाम। हाँ, तो उनसे एक गठबंधन नहीं बन पाना भी शायद इन राज्यों के चुनाव पे थोड़ा बहुत असर डाल गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चिंताएं हैं वो बनी हुई हैं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत कायदे से अब सांगठनिक ढांचे में बदलाव के साथ एक विस्तृत एजेंडा लेकर के आना चाहेगी और चुनाव खत्म होते ही सीधा इंडिया गठबंधन का बैठक बुलाने और आगे बढ़ने के पीछे मेरे ख्याल से यही लक्ष्य है। जी, एकदम, क्योंकि एक सीटिंग में या एक बैठक में इतना बड़ा जो पूरा एक मसला है चुनाव का और चुनाव के नतीजों का, यही कांग्रेस जीत गई होती तो ये माना जाता कि तो स्वाभाविक था, तो हो रहा था। लेकिन जब हारी है तो बहुत सारे विवेचनाएं या बहुत सारी कमियां पेशियां वो देखने को मिली हैं। लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि जो वोट शेयर का अंतर है वो कांग्रेस में ज्यादा है। जी जी जी। तो और यही गड़बड़ नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश हो रही है। जी जी जी। हाँ, तो और दूसरा कि बीजेपी को भी हम बधाई तो दे ही सकते हैं कि तमाम हारी हुई बाजी को भी उन्होंने जीत में बदल दिया है। और हाँ, एजेंडा क्या है उस पर तो सेकेंड राउंड पे बात होगी और कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनेगी, किसकी क्या होगी। और स्वाभाविक रूप से बीजेपी भी अब नई रणनीति बना रही होगी। एक चीज चलते चलते एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया, वो यह है कि चुनाव से पहले एक तरह की हवा बहाई जाने लगती है या कुछ चीजें ऐसी बताई जाएंगी कि अब यहाँ तो ये तो बीजेपी उखड़ गई, ये हो जाएगी, वो हो गई, पुराना हो गई, चटना हो गई। तो कहीं ये स्ट्रेटजी का पार्ट है या
कि सब शायद जो विपक्षी हैं वो थोड़े मतलब आराम हो जाए कि अब तो हम जीत ही रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे। जी, सच ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में लोग निकल के आ रहे थे, खुल के बोल रहे थे, समर्थन करना चाह रहे थे। आप अगर गौर से देखें तो मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां सही मायने में कांग्रेस को वोट शेयर का झटका लगा है। लगभग 8.5-9% नीचे गई है बीजेपी से। बाकी राज्यों में 1 से 1.5 से लेकर के 4% के बीच का अंतर है मतों। तो ये लहर ऐसी थी कि कांग्रेस को आराम से बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिलती, लेकिन उसके बाद जो राज्य नेतृत्व में हिंदुत्व का छौका लगाने की वो बीजेपी के पिच पे खेलने की कोशिश की, वो उसने एकदम से बाजी पलट दी। तो ये स्वाभाविक रूप से हुआ, स्वाभाविक रूप से हुआ था, क्योंकि जनता खुल के बोल रही थी। जनता कांग्रेस का मतलब एक ये निकाला जाए कि जो भी हवा बहाई जा रही हो या दिखाया जा रहा हो वो तो ठीक है, लेकिन जो शिद्दत से लगने का जो मसला है वो कहीं भी ढीला हुआ तो आप पटकनी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हम विस्तार से और बातचीत करेंगे। और करीब करीब 2 घंटे हम लोग लंबी चर्चा हुई है और चाय पानी का कम से कम एक राउंड चलना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लगा कि एक बड़े ईमानदारी से सबके पहलू को एक तरह से देखा गया, समझा गया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम बेहतर और भी कुछ तथ्यों के साथ आएंगे जनता के सामने। बिल्कुल, हमें भी उचित है कि शायद हमारे साथी जो दर्शक हैं वो पसंद करेंगे और सलाह देंगे हमें, हमारी कमियों को बताएंगे। जी जी जी। तो दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और जो भी कमेंट्स हो हमें बताएं तो हम एक बेहतर प्रोग्राम आपके सामने लेके आ सकेंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। और खास करके विघ्नेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तकनीकी, जी जी, इतनी तकनीकी जो क्या बोलते हैं विफलताओं के बाद भी जमे रहे और एक बिना किसी पेशेंस खोए हुए। नहीं, ये आपका जज्बा है कि तकनीकी रूप से बहुत एडवांस नहीं होने के बाद भी आप इस कार्यक्रम को और बाकी कार्यक्रमों को चलाने की कोशिश। वो असल चीज वही है कि आप कंटेंट क्या ले आते हैं, ठीक है, माध्यम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। जैसा भी वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। हमारी जो कोशिश है वो ईमानदार होनी चाहिए, शायद लोग पसंद। जी जी, वही असल चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत